नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। एक खबर आई। ये खबर आई देश की आर्थिक राजधानी से और खबर आई वहां के हाई कोर्ट से, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट से। लेकिन इस खबर ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक गजब का सियासी भूचाल ला दिया। खबर क्या है? आखिरकार योगी जी के प्रमोशन में बाधा कौन डाल रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी जी की पॉपुलैरिटी और पॉपुलैरिटी की जो होड़ चल रही है मोदी जी से, इस वजह वजह से मोदी जी के मंत्री जी के अंतर्गत काम करने वाला जो बोर्ड है, वो अड़ंगे डाल रहा था कि भैया योगी जी और ज्यादा प्रमोट ना हो। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से आज जो फैसला आया, उस फैसले ने कई चेहरों को बेनकाब कर दिया और बकायदा जो दिल्ली दरबार बनाम लखनऊ, ये जो एक विमर्श चलता है, इस विमर्श को एक और मुहर इस बात पे लग गई। सबसे पहले जरा संतोष जी को जोड़ लीजिए। संतोष भाई, बहुत बहुत स्वागत है। संतोष भाई, दर्शकों को जरा पहले खबर दिखाते हैं। दिखाइए जरा, खबर लाइए स्क्रीन पर। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी, जल्द होगी रिलीज। हटाइए इस खबर को, इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूं जल्दी से, फिर संतोष भाई की तरफ चलेंगे। एक फिल्म बनी योगी जी के लिए, योगी जी के जीवन चरित्र पे। एक किताब है द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, उसके आधार पे ये फिल्म बनाई गई। ये फिल्म जब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में गई, जिसे आप सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईबी के अंतर्गत, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत काम करती है, और उसके मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव साहब। तो पहले तो इसमें 28 कट, फिर 18 कट, ये कहा गया, और उसके बाद से फिल्म को ही सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया केंद्रीय बोर्ड ने। बड़ा होहल्ला मचा, बड़ा बवाल कटा, मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया कि भैया सर्टिफिकेट दीजिए, फिल्म को हरी झंडी मिल गई आज। संतोष भाई, ये जो कुछ भी हुआ, क्या है इसके पीछे, कैसे इसको देखा जाए, कैसे डिकोड किया जाए, और कैसे मोदी जी से लेकर उनके तमाम मंत्री सब बेनकाब हो गए? मोदी जी ने अपने मंत्री को भी उतार दिया, फिर भी कुछ काम नहीं आया। क्या है ये पूरा देखिए मामला, समझाइए जरा। देखिए बिल्कुल स्वप्निल भाई, सबसे पहले तो द न्यूज लॉन्चर के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज हम जो बताएंगे, हम तमाम चीजों को जब भी बताते हैं तो तथ्यों के साथ बताते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा उन तथ्यों को विस्तार के साथ रखेंगे। तो दर्शकों से कहेंगे कि आखिर तक अगर पूरी बात समझनी तो आखिर तक जुड़े रहिए। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रोक लिया, सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया। लेकिन जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के जीवन पर एक फिल्म बन रही है, सेंसर बोर्ड उसको सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है, और उनके निर्माता निर्देशक को सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगानी पड़ती है कि जी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन। ये भाजपा हम्म। में ही हो सकता है। किसकी हिम्मत है कि योगी आदित्यनाथ पर बनने वाली फिल्म को रोक रहा है? कौन है जो इस फिल्म को रुकवा रहा है? और अब आते हैं, बार बार ये कहा जाता है कि सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड। जरा मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो जरा सेंसर बोर्ड का जो हमने ऑफिशियल साइट खोली है, जिसमें ये लिखा गया है कि हमारे बारे में, ये जरा मैं आपको बता देता हूँ। सेंसर बोर्ड केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सीबीएफसी कहा जाता है। और यह किसका है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है जो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही फिल्मों को भारत में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। और बाकी इसमें बताया गया कि अध्यक्ष होते हैं, गैर आधिकारिक सदस्य होते हैं, कहाँ कहाँ इनका कार्यालय होता है। मुंबई में इनका मुख्यालय है, जो आर्थिक राजधानी जिसका आपने जिक्र किया। और इसके अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में 9 क्षेत्रीय कार्यालय है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में। अब जरा मैं दर्शकों से कहूंगा कि जरा अपने कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो दूसरा पेज भी आपको दिखाए। इस दूसरे पेज में आपको हम बताएंगे कि आखिर ये चला कौन रहा है, और कौन ये सेंसर बोर्ड को चला रहा है, कौन सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष है। ये जरा दूसरे पेज पर अगर आप आएंगे तो अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी साहब। और प्रसून जोशी साहब कौन है? गीतकार है, कवि है, लेखक है, पटकथा लेखक है,
और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इनके बहुत अच्छे संबंध है। अब इसको हटा सकते हैं हम। अब आते हैं दर्शकों को इससे जुड़ी हुई जानकारी। सीबीएफसी इतना महत्वपूर्ण संस्थान है, इसका काम बड़ा है फिल्मों को सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देना। और अगर ये आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा, ये बताता है कि कौन सी कैटेगरी में फिल्म जाएगी, ये बताता है कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी। अब योगी आदित्यनाथ पे फिल्म बनी, पहले इन्होंने कट बता दी, उससे पहले भी एक बड़ी शर्त बता दी थी, दर्शकों को आगे बताऊंगा, जो शर्त अजीब सी शर्त लगा दी थी। फिर उन्होंने कहा कि हम इस फिल्म को पास ही नहीं करेंगे। याद दिला दूं, कंगना रनौत पर जब फिल्म बनी थी तो चुनाव के दौरान, क्योंकि लगा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, तो चुनाव के दौरान उसको मंजूरी नहीं दी गई। चुनाव के बाद मंजूरी दी गई। कंगना रनौत आज तक बौखलाई हुई है, क्योंकि उनको करोड़ों का नुकसान हो गया, क्योंकि फिल्म को उन्होंने बनाया। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव होता है। और प्रधानमंत्री के चहेते व्यक्ति जब सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री के चहेते पूर्व अधिकारी, वर्तमान में मंत्री, जिनके पास न जाने कितने महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा है, अश्वनी वैष्णव, वो इस मंत्रालय को चलाते हैं। और सेंसर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट बताती है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत वो आता है। प्रसून जोशी जैसे व्यक्ति इनके अध्यक्ष हैं। और जरा शर्तें देखिए, आप जब शर्त सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने कहा कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, उन्हें मजबूर किया गया कि योगी आदित्यनाथ से जाकर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आइए। हम्म। आप स्वप्निल भाई इसको ऐसे समझिए कि आपको अपनी तारीफ में कुछ कहलवाना है, तो आप खुद अपने मुंह से कहेंगे तो क्या वो तारीफ लोगों को हजम होगी? जाहिर सी बात है, कोई ठीक और बात। कहेगा। अब योगी आदित्यनाथ एनओसी दे देते, या उनका चीफ मिनिस्टर कार्यालय एनओसी दे देता कि हाँ भाई मेरे ऊपर बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, इस फिल्म को रिलीज कर, तो छवि कहां बन पाती। अच्छा, इससे आगे बढ़िए, नरेंद्र मोदी साहब पे भी फिल्म बनी है, पता नहीं क्या क्या कहा गया। आज तो बड़ी जानकारी आ गई कि उनकी डिग्री को अब पब्लिक नहीं किया जाएगा, तो उनके ऊपर एक बड़ी अच्छी फिल्म डिग्री बनी नहीं थी। दिखाएंगे। हाँ, डिग्री ने उनके डिग्री ऊपर नहीं एक बहुत दिखाएंगे। अच्छी, उनके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। चाय बेचा, हम्म। कहाँ बेचा, चाय वाला स्टेशन कब बना, फिर मगरमच्छ की कहानी, कई तरह की कहानियां। क्या सेंसर बोर्ड ने तब कहा था कि नरेंद्र मोदी साहब से जाके एनओसी लेके आ जाओ? हम्म। तो फिर योगी आदित्यनाथ से एनओसी क्यों? और ये सेंसर बोर्ड का जो कनेक्शन हमने बता दिया, ये कनेक्शन सीधे सीधे अश्वनी वैष्णव तक पहुंचता है। और अश्वनी वैष्णव के जरिए ये कनेक्शन सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचता है। और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक व्यवस्था है, स्वप्निल भाई बता देता हूँ। जो भी अखबारों की खबरें होती हैं उसको काटा जाता है। उस अखबार की खबरों का, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, प्रधानमंत्री से जुड़ी है, या जिन नेताओं से उनको खतरा है उनसे जुड़ी है, जो भावी उम्मीदवार दावेदार है प्रधानमंत्री के, उन सबकी खबरों की अलग अलग कैटेगरी वाइज फाइल बनाई जाती है। और वो फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने रखी जाती है। अब नरेंद्र हम्म। मोदी साहब समय निकालकर पढ़ते भी हैं उसको। अब अगर उनको पता लगता कि उनके ही सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंसर बोर्ड ने उनके ही लाडले मुख्यमंत्री, जिनके साथ वो हाथ उठा के बड़ी अच्छी तस्वीर आई थी ना उनकी, उनके ही लाडले मुख्यमंत्री के जीवन पर बन रहे बायोपिक को रिलीज नहीं होने दे रहे हैं, पहले कट लगा रहे हैं, कह रहे एनओसी लेके आ जाओ, और उसके बाद भी जी नहीं भरा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते। अब प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। फिल्में बहुत देखते हैं, वो फिल्मों की बहुत तारीफ करते हैं, फिल्मी कलाकारों को बाकायदा वो अपने साथ लोक कल्याण मार्ग के आवास पर बुलाते हैं। बल्कि इंटरव्यू देने के लिए भी वो फिल्मी कलाकारों को तवज्जो देते हैं। अक्षय कुमार वाला इंटरव्यू याद होगा, आम कैसे खाया हम्म। जाता है, तो वो इंटरव्यू याद है। तो फिल्म से इतना लगाव, और इस तरह की खबरें आए और प्रधानमंत्री इंटरव्यू ना करे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर से ही ये मैसेज दिया गया, ये संदेशा दिया गया कि छोड़ दो यार, इसको रिलीज नहीं होने देना है। तो कोर्ट में, अदालत में योगी आदित्यनाथ के फिल्म के निर्माता निर्देशक जीत गए हैं, लेकिन ये जीत उनकी नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ की जीत है स्वप्न भाई। यो, ठीक बात। संतोष भाई, आपने दो जिक्र ऐसे किए कि अब उन पे अगर चर्चा ना हो तो समझ नहीं आती बात। भाई, हमको याद आता है, और हाल फिलहाल की दिनों की बात है तो दर्शकों को भी याद होगा, एक फिल्म और बनी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय जीवित थे। क्या संजय बारू की किताब पर जब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो क्या एनओसी के लिए बोला गया था कि जाइए मनमोहन सिंह जी से एनओसी लेके आइए? नहीं बोला बोला गया गया। था क्या? नहीं बोला गया था। अच्छा, आपने अभी जिन अध्यक्ष साहब की बात की, उनका आपने दिखाया अध्यक्ष साहब को, प्रसून जोशी साहब। अभी आपने बात की अक्षय कुमार के इंटरव्यू की, हमको तो प्रसून जोशी का इंटरव्यू लाख गुना अच्छा लगा था। उसमें तो बकायदा पूरी भाव भंगिमा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोए थे, और बकायदा अपने पूरे जीवन की गाथा बताई थी इन्होंने।
तो उसका भी जरा जिक्र कीजिए, प्रसून जोशी साहब हैं कौन? और मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि ये प्रसून जोशी की अभी तस्वीर चल रही है आपकी स्क्रीन पर, प्रसून जोशी हैं कौन ये पता होना चाहिए ना भाई, ये है प्रसून जोशी। अब ये देखिए इंटरव्यू वाली तस्वीर चल रही है आपकी स्क्रीन पर, जो प्रसून जोशी और नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू की। अब संतोष भाई जरा, दर्शक शायद कुछ याद आ गया होगा उनको, जरा बताइए प्रसून जोशी के बारे में, कुछ चर्चा हो जाए आज। देखिए, प्रसून जोशी साहब निश्चित तौर पर वो कहते हैं कि 2014 में जो राष्ट्रवाद की गंगा बही, उस हम्म, राष्ट्रवाद की गंगा बहने के बाद उस गंगा में हाथ धोने वाले बहुत सारे लोगों में प्रसून जोशी थे। इंटरव्यू, आप प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू ऐसे लोगों को देना पसंद करते हैं जो उनसे क्रॉस क्वेश्चन ना कर सके, और जो हम्म, उनके महिमा मंडन को और ज्यादा, कि आप थकते क्यों नहीं है, आप आम कैसे खाते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कैसे काम करते हैं, इसी तरह के सवाल पूछे। उनसे ये ना पूछे कि आपने कहा था कि नोटबंदी फ्लॉप हो जाएगी तो चौराहे पर जहां बुलाओगे आ जाऊंगा मैं। उनसे कोई ये नहीं पूछता कि आप आज भी गुजरात में गए, वो बड़ा रोड शो करते हुए नजर आए, और आज भी उन्होंने कहा इशारों इशारों में अमेरिका के जो टैरिफ लगाया गया है 50%, उस टैरिफ पर उन्होंने कहा। लेकिन सवाल ये कि इशारों इशारों में क्यों? डोनाल्ड ट्रंप तो नाम अरे ले रहे नहीं हैं भारत। नहीं नहीं संतोष भाई, रोड शो की आप बात कर रहे हैं ना, रोड शो अपने जगह पे जाते हैं करने गुजरात में, और हालात ये, मेरी मेरी तो बात हुई आज शक्ति सिंह गोहिल साहब से, कांग्रेस के सांसद भी हैं, बड़े नेता भी हैं, गुजरात से आते हैं, अभी इस्तीफा दिया उन्होंने। तो गुजरात में राहुल गांधी के सिपाहियों से इतना डर है नरेंद्र मोदी जी को कि 25 से 28 लोगों को तो लगातार उन्होंने उठा लिया और कई लोगों को नजरबंद कर दिया, बकायदा घर पे पुलिस भेज दी साहब। ये खौफ है, ये डर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने ही घर में, अपने ही गढ़ में। ये हाल है संतोष भाई जी, माफ कीजिएगा नहीं, इंटरप्ट करने के लिए, ये भी बताना नहीं, जरूरी था दरअसल। ये हाल इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्लीपर्स है कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं, उनको हटाने के अभियान की शुरुआत राहुल गांधी ने गुजरात की उसी धरती से की। हम्म, और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि अगली बार गुजरात में विधानसभा का चुनाव हरा देंगे हम। अच्छा, उससे भी आगे बढ़िए, ये 2022 का नहीं, 2017 का विधानसभा चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी 99 पर जाकर सिमट गई थी गुजरात। हम्म, आपने पुराना किस्सा छेड़ दिया तो मैं जरा इस किस्से को आपको जिक्र करूं। एक बेहतर रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी। कांग्रेस पार्टी नेक टू नेक फाइट में थी। आखिरी दौर का चुनाव सूरत वाले बेल्ट में था। सूरत वाले बेल्ट में जो ज्यादातर जो मतदाता है यूपी और बिहार के लोग जो है वहां पे प्रवासी मतदाता के रूप में है, और अल्पसंख्यक समुदाय की एक बड़ी आबादी। सूरत वाली सीट से अचानक रिपोर्ट आती है कि कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, और जैसे ही ये रिपोर्ट आती है, हालांकि किसी नेता पर मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, जो दुनिया में नहीं है उनके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की रैलियों का कार्यक्रम अचानक बदल जाता है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियों का कार्यक्रम बढ़ाती हुई नजर आती है। वो क्या हम्म, समुद्र में जो साबरमती नदी में जो बोट और हवाई जहाज कुछ चलाया था नरेंद्र मोदी साहब ने, वो उसी दौर में चलाया था, जो सपने जिस तरह से बेचते हैं। और उसी दौर में एक एक गली की जनसभा का करने का दायित्व योगी आदित्यनाथ को लगाया था। एक एक गली की जनसभा, कभी बीजेपी ने ऐसा किया नहीं था। एक एक गली की जनसभा, जहां उत्तर प्रदेश के लोग रहते थे, खासतौर से ठाकुर, वहां योगी आदित्यनाथ को उतार दिया गया। जहां बिहार के लोग रहते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे भूमियार हो, तो उस जाति के नेता को वहां उतार दिया। एक एक गली में जाके मतदाताओं को, एक एक व्यक्ति को इन्होंने जाके पकड़ा, और तब जाकर बड़ी मुश्किल से गुजरात में बीजेपी 99 सीट जीत पाई। अगर वो सूरत के बेल्ट में आखिरी दौर में राहुल गांधी दिल्ली के बजाय गुजरात में होते, और गुजरात में उसी तरह के उनके कार्यक्रम लगाए जाते, तो 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी गुजरात में चुनाव हारकर बाहर होती। अब आपने हम्म, प्रसून जोशी साहब का इंटरव्यू किया, 2.5 घंटे तक इंटरव्यू दिया। अब मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि मुझे इंटरव्यू दे, लेकिन 2.5 घंटे तक आपने इंटरव्यू दिया। एंकरों के साथ इंटरव्यू देते हैं बहुत, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, एक दो रिपोर्टरों को भी बीच बीच में इंटरव्यू देते हैं, लेकिन रिपोर्टर को इंटरव्यू ज्यादा देते नहीं, क्योंकि फंस जाते हैं, चाहे बीजेपी कवर करने वाला ही रिपोर्टर क्यों ना हो। मैं फिर हम्म, दोबारा कह रहा हूं, रिपोर्टर में, एंकर में और स्टार में बेसिक फर्क होता है। रिपोर्टर हम्म, चूंकि कई बार मिल चुका होता है, तो वो उस आभा मंडल में नहीं आता। आप उठा कर देख लीजिएगा, मैं किसी, ऐसा नहीं कि एंकर के प्रति दुर्भावना से कह रहा हूं,
लेकिन रिपोर्टर जो है उस आभा मंडल में नहीं आता है। ठीक है, कई सवाल आपको भी आपको तो दिया था इंटरव्यू। बिल्कुल, देखिए कई सवाल आपको मजबूरी में पूछने पड़ते हैं, क्योंकि हाँ। भाई आपके मालिक को धंधा-पानी भी चलाना है, चैनल भी चलाना है। लेकिन उसी बीच में अगर रिपोर्टर ने 5 सवाल पूछे और उसमें से 1 सवाल ऐसा पूछ लिया जिसमें प्रधानमंत्री फँस जाते हैं, तो वो समझिए कि बहुत अच्छा इंटरव्यू है मेरे लिहाज से, क्योंकि मैं रिपोर्टर रहा हूँ। अब हम्म, साध्वी जो इनकी सांसद बनी थी, साध्वी प्राची जी, मैं उनको मन से हम्म, कभी माफ नहीं करूँगा। ये सवाल एक रिपोर्टर ने ही पूछा था। और हम्म, उसके बाद जब उस रिपोर्टर ने पूछा, उससे पहले वो कई एंकरों को इंटरव्यू दे चुके थे। बाद में वो एंकर कह रहे हैं, "यार हमें पहले पता होता तो हम भी पूछ लेते।" लेकिन पूछने के लिए तो हम्म, हिम्मत चाहिए ना, पूछने के लिए तो हौसला चाहिए ना। ऐसे ही हम्म, उन्होंने एक दो और रिपोर्टरों को इंटरव्यू दिया, उसमें वो फँस जाते हैं, क्योंकि बीच में कोई एक ना एक दो सवाल ऐसा आ जाता है जहाँ वो फँस जाते हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने क्या किया, एंकर को भी बिठा लेते थे, रिपोर्टर को भी बिठा लेते थे। अब जब एंकर बैठ गया, तो एंकर ज़्यादा हावी हो जाता था, रिपोर्टर के सवाल कम होते थे। तो ये उनके बचने का तरीका है। अब ढाई घंटे का इंटरव्यू अगर आप एक सेलिब्रिटी को देते हैं, तो क्यों देते हैं आप? क्या चाहते हैं आप उससे? क्या बोलना चाहते हैं आप? खबरों की दुनिया में क्या साबित करना चाहते हैं आप? साबित कुछ नहीं करना होता, उन्हें सिर्फ ये बताना होता है कि देखो मेरा महिमा मंडन कितना हो रहा है, और आपका महिमा मंडन हो तो ठीक है और योगी जी का महिमा मंडन हो तो गलत है। ये सोचिए, ये बड़ा सवाल है। सोचिए, अब योगी जी आप ही के रास्ते पर चल रहे हैं। आपने टाइम मैगज़ीन में अपनी तस्वीर छपवाई, उन्होंने भी तस्वीर छपवा दी फ्रंट पेज पर। आप जहाँ-जहाँ अरे रैलियाँ करने इन्होंने जा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया तो योगी जी ने झूठा रिकॉर्ड बना दिया भाई। यूपी के सूचना विभाग ने फर्जी खबरें छपवा दी कि गोविंद बल्लभ पंत से ज्यादा बड़ा कार्यकाल हो गया है योगी आदित्यनाथ का। तो रिकॉर्ड बनाने की और रिकॉर्ड तोड़ने की होड़ तो ऐसी मची हुई है इन दोनों के बीच में। बाद में मजबूरी लेकिन में खैर, हाँ, वापस लेना पड़ा उनको लग गया कि ये गलत खबर है। हाँ, वो डिलीट करवाया गया, कई जगहों से डिलीट हुआ। बड़े-बड़े बड़े सबसे तेज चलने वाले चैनल के वेबसाइट पे भी शायद लिंक वो डिलीट हो गई है, हमें जहाँ तक पता है। लेकिन संतोष भाई, समय चूँकि थोड़ा-सा कम है, मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ। भई, मोदी जी की फ़िल्म बनी और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनी और ना जाने कौन-कौन सी फ़िल्में इस बीच में बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं, लोगों के जीवन पे। योगी आदित्यनाथ के ऊपर मेरे ख्याल से ये दूसरी फ़िल्म बन रही है। एक फ़िल्म और आई है जो इतने बड़े बजट की फ़िल्म नहीं थी। वो पता नहीं थिएटर्स में रिलीज़ हुई या किसी ओटीटी पे रिलीज़ हुई, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक और फ़िल्म बनी थी, उसका भी उसका एक सीक्वल और आना है अभी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, योगी जी की फ़िल्म बन जाएगी, तो केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपना एक भाषण जो है वो शेयर किया है, ट्वीट किया है और कहा है कि 2017 दोहराएँगे 2027। कोई तिगड़म किसी का काम नहीं आएगा। कह तो रहे थे कि सपा, कांग्रेस, बसपा इनका तिकड़म काम नहीं आएगा और कह रहे थे कि 2017 दोहरा देंगे 2027 में। अब हमको समझ में नहीं आया 2017 क्यों दोहराने की बात कर रहे थे। कह तो ये भी सकते थे कि भैया ठीक है, मतलब सरकार बनाएँगे। अब 2017 दोहराएँगे, 2017 में योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक सांसद थे, मुख्यमंत्री नहीं थे। कहना क्या चाह रहे थे केशव प्रसाद मौर्य? और फ़िल्म बन जाएगी तो कैसे होगा भई? फ़िल्म बन जाएगी तो वाहवाही हो जाएगी योगी जी की तो। ये तो सपना चलिए उसपे टूटने जैसा है। उसमें एक और दिलचस्प चीज़ बता देता हूँ कि हमारे सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष साहब जो थे प्रसून जोशी जी, जिन्होंने ढाई घंटे हाँ, का इंटरव्यू लिया था, कहाँ पे लिया था उन्होंने? हुँ, ये भी दर्शकों की यादें ताज़ा कर देता हूँ। उन्होंने 2017 को लंदन में ये इंटरव्यू लिया, हुँ, जी, लंदन में जाकर विदेश की धरती पर। अब आते हैं 2017। 2017 का विधानसभा चुनाव। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने 13-14 वर्षों का वनवास खत्म करना था। लेकिन कोई हुँ, एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना नहीं सकते थे, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक बड़ी अपनी चिर-परिचित अंदाज में पुरानी तरकीब अपनाई। क्या? भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर पे 6 चेहरे आ गए। जिनको हुँ, कलराज मिश्रा चाहिए, वो कलराज मिश्रा को देख के खुश हो गए। जिनको उमा भारती चाहिए, वो उमा भारती को देख के खुश हो ले। जिनको राजनाथ सिंह चाहिए, वो राजनाथ सिंह को देख के खुश हो ले। जिनको केशव प्रसाद मौर्य चाहिए, उनको केशव प्रसाद मौर्य को देख के खुश हो ले। उन 6 नेताओं के पोस्टर में योगी आदित्यनाथ का पोस्टर नहीं था। बिल्कुल, बल्कि मैंने तो एग्ज़ैक्ट नहीं बल्कि मैंने 2017 के विधानसभा चुनाव में उनका 24 घंटे का इंटरव्यू भी किया था, और मैंने हवाई जहाज वाले इंटरव्यू जितने नेताओं के साथ किए थे, उसमें सबसे घटिया हवाई जहाज जो दिया गया था, चॉपर हेलीकॉप्टर, वो योगी आदित्यनाथ को दिया गया। तो भाजपा भी उनको सीरियसली नहीं लेती थी। जो लॉजिस्टिक का काम देखते थे लखनऊ में बैठ के, वो भी इस बात को नहीं मानते थे कि योगी आदित्यनाथ जी कुछ बनेंगे ताकि कुछ बढ़िया दे देते। अब इस चक्कर में बेचारे का अब तक वो पुनर्वास नहीं हो पाया। जैसे ही महाराज जी का नाम आया, आगे पीछे घूमते रहे, दिल्ली लखनऊ, लेकिन महाराज जी ने कुछ बनाया नहीं।
आज तक वो पछता रहे हैं कि एक अच्छा चॉपर दे दिया होता तो शायद क्या पता उनका भाग्य भी जाग गया होता। क्योंकि तो गोरखपुर में रह के जो टिकट कंफर्म करवाता था उनके कहने पर, उसको महाराज जी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लेकर आ गए थे। हम्म। तो 2017 शायद केशव प्रसाद मौर्य सोच रहे होंगे कि 2027 में ना तो मनोज सिन्हा की वकालत करने वाले नरेंद्र मोदी रहेंगे, ना तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने वाले मोहन भागवत रहेंगे, तो शायद उनका नंबर आ जाएगा। लेकिन इस बीच आपको एक और खबर, जब मैं ये योगी आदित्यनाथ जी की जो खबर देख रहा था, तो एक और बड़ी दिलचस्प खबर निकलकर सामने आई थी। मुख्य सचिव को एक्सटेंशन नहीं मिलना, डीजीपी को एक्सटेंशन नहीं मिलना, चहेते मनपसंद अधिकारी को वापस सिक्किम कैडर में जाने के लिए मजबूर कर देना। और क्या कोई ये सोच सकता है कि मुख्यमंत्री की हैसियत में गोरखपुर में जाए योगी आदित्यनाथ और एक बैठक ले, और उस बैठक में कई अधिकारी नदारद हो जाए? अच्छा। ऐसा हो गया। मैंने कहा था जब कल हम चर्चा कर रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेसी को मैसेज दिया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ आपको बचा नहीं पाएंगे, और कुछ उसी तरह की चीज अब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के साथ हो गई। गोरखपुर वो गए, बैठक लेने के लिए गए, अधिकारी उसमें नहीं गए। बाद में खबर आ रही है कि कार्रवाई की जाएगी, एक एक दिन का वेतन काटा जाएगा। लेकिन एक एक दिन के वेतन से योगी आदित्यनाथ की इज्जत तो वापस नहीं आ जाएगी ना। अरे उस हम्म। गोरखपुर में तो मठ के महंत होने के नाते बैठक बुलाते थे तो डर के मारे अधिकारी जाते थे। अरे हमने समाजवादी देखा है पार्टी भाई। हम समाजवादी वही पार्टी के वहीं के सरकार के रहने दौरान वाले, हमने देखा है योगी आदित्यनाथ का जलवा उनके मठ में। मतलब योगी तो आदित्यनाथ की हैसियत का कोई अंदाजा कैसे लगा सकता है भाई गोरखपुर की धरती पे। गोरखपुर के आसपास की भी अगर मैं बात करूं संतोष भाई, तो आलम ये था कि जहां योगी आदित्यनाथ की गाड़ी और योगी आदित्यनाथ का काफिला जिस तरफ चल जाए, वो चाहे सलेमपुर का मैं रहने वाला हूं, देवरिया की तरफ मुड़ जाए या महाराजगंज की तरफ चले जाए, आसपास की हालत खराब हो जाती थी। दूसरे संसदीय क्षेत्र में चले जाते थे, वहां भी हालत खराब रहती थी। ये हाल था योगी आदित्यनाथ का, ये जलवा था योगी आदित्यनाथ का। बतौर मुख्यमंत्री ये हो रहा है, ये तो मतलब समझ से परे है। और उस उनका समय तो जलवा मैं सांसद दिखा थे। उनका जलवा हाँ। मैं बता दूं कि आज तक की खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार को गोरखपुर के अनेक्सी भवन में आयोजित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित पाए गए 5 अधिकारियों के खिलाफ डिविजनल कमिश्नर अनिल ढींगरा ने सख्त कदम उठाया है। और वो सख्त कदम क्या उठाया है? उनके एक दिन का वेतन रोकने का आदेश एक जारी दिन कर का दिया वेतन। है। अब मुझे मुझे सरकारी अधिकारी हाँ। वेतन पे जीते हैं, ये तो पता नहीं हमारे जनता भरोसा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री की बैठक में ना आना, और गोरखपुर में मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, समीक्षा बैठक विकास परियोजनाओं की, उस बैठक में ना आकर इन अधिकारियों ने एक बड़ा संदेशा दे दिया है कि अब यूपी के आईएएस और आईपीएस अधिकारी नहीं, छोटे अधिकारियों को भी लग रहा है कि योगी जी नहीं बचा पाएंगे, बचाएंगे तो दिल्ली वाले बचाएंगे। लेकिन दिल्ली दिल्ली वाले भी उनकी फिल्म को नहीं रोक पाए। क्यों? बॉम्बे हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी। लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंसर बोर्ड पता लगे बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट आ जाए। अभी इसके लिए इंतजार सुप्रीम करना कोर्ट आ पड़ेगा। गया, ठीक बात है। हाँ, जाहिर सी बात है, हो सकता है। लेकिन संतोष भाई, चलते चलते एक बात दर्शकों को और मैं ऐड ऑन कर दूं, और इस पे आप छोटी सी टिप्पणी दीजिएगा। मुझे याद आता है मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। मैं एक बार पहले भी जिक्र कर चुका हूं, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तरफ जो पुल जाता है, जो फ्लाईओवर एक बना था, उस फ्लाईओवर का उद्घाटन अगले दिन आकर के मुलायम सिंह यादव को करना था। और योगी आदित्यनाथ ने जिद पकड़ ली कि नहीं, मेरा संसदीय क्षेत्र है, मैं उद्घाटन करूंगा, और कोई अधिकारी उनको रोक नहीं पाया। बकायदा पूरे अच्छे तरीके से पुल को सजाया गया, बकायदा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और योगी आदित्यनाथ ने फीता काटा, और फीता काट के उसी रास्ते से अपनी गाड़ी लेके गए, उस फ्लाईओवर से अपनी गाड़ी चढ़ाई उन्होंने। बतौर सांसद ये काम योगी आदित्यनाथ ने किया था। अगले दिन मुलायम सिंह यादव पहुंचे वहां पे उद्घाटन करने का चूंकि कार्यक्रम था, तो उसका 2 बार उद्घाटन हुआ। एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने किया, एक बार मुलायम सिंह यादव ने किया। मुलायम सिंह यादव का कार्यक्रम पहले से फिक्स था, उसके बाद भी अधिकारी रोक नहीं पाए योगी आदित्यनाथ। एक एक समय था, वो जलवा था। कहां चले गए हैं ये? किस किस दिशा में जा रही है ये लड़ाई? अब आखिरी कमेंट आपका। लखनऊ बनाम दिल्ली, ऐसा लग रहा है क्या कि दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या दोनों ही नहीं रहेंगे, आपस में ही लड़ देखिए, लेंगे? आमतौर पर लड़ाई में तो ऐसा ही होता है कि जब दो लोग लड़ते हैं तो दोनों को ही हम्म। नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें से किसको नुकसान उठाना पड़ेगा, किसको नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, दोनों एक दूसरे की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं, मना कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री अपने सचिव को एक्सटेंशन दिलवाना चाहते हैं, मना कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री अपने डीजीपी को एक्सटेंशन दिलवाना चाहते हैं, मना कर दिया जाता है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ये मैसेज
जगदीप धनखड़ का इस्तेमाल करके योगी जी दिल्ली दरबार में मैसेज पहुंचवा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को कि मैं दिल्ली आ रहा हूं, और दिल्ली दरबार ने लखनऊ में संदेशा भिजवा दिया आईएएस आईपीएस अधिकारियों में कि अब इनके सुनने की जरूरत नहीं है, और हालत ये हो गई कि छोटे निचले स्तर के 5 अधिकारी जो है उनकी बैठक में नहीं आ रहे। तो दोनों एक दूसरे को निपटाने के खेल में जुटे हुए हैं। कौन कब किस पर, कभी कोई हावी हो जाता है, कभी कोई हावी हो जाता है। अंतिम नतीजे के लिए हमें सितंबर का इंतजार करना पड़ेगा। पहला 9 सितंबर उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद दूसरा 17 सितंबर 17 सितंबर। और नवरात्रि का दौर। ये जो 3 चीजें हैं, मुझे लगता है कि हमें 3 चीजों का इंतजार करना पड़ेगा। कौन किसको निपटा पाता है, कौन किसको हरा पाता है, कौन किस पर हावी हो पाता है, और योगी आदित्यनाथ साहब लखनऊ से दिल्ली आ पाते हैं या लखनऊ में ही रहते हैं, या फिर लखनऊ से उनको वापस गोरखपुर चले जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इंतजार करिए भाई, 17 सितंबर की तारीख भी नजदीक है, 9 सितंबर की तारीख भी नजदीक है, और उससे पहले 5, 6, 7 की तारीख भी नजदीक है, जब जोधपुर में संघ ने एक बैठक बुलाई है। और 26, 27, 28 अगस्त की बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि तब तो दिल्ली में ही मोहन भागवत बैठे हैं और बकायदा एक शिविर का आयोजन हो रहा है। तो बहुत कुछ चल रहा है राजनीति के अंदर खाने, ये क्रूर राजनीति है, लेकिन इसको डिकोड करते रहेंगे। लिहाजा अभी के लिए हमें और संतोष जी को इजाजत दीजिए। जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। बहुत शुक्रिया संतोष भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।